गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लेसन्स विद संजीव तारे। और आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल लेसन नंबर 4 है फ्रॉम द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम। द द जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी द डिफेंसिव इन्वेस्टर, ये है। इसका ही मैं एक टॉपिक शेयर करना जा रहा हूँ जिसका टाइटल है कैन यू बी ब्रेव और विल यू केव। ये इसका एक टॉपिक है जो हम डिस्कस अब करने वाले हैं। सो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। How then should a defensive investor get started? The first and most basic decision is how much you put in stocks and how much you put in bond and cash. So सबसे पहले ये एक डिफेंसिव इन्वेस्टर स्टार्ट कैसे करता है इन्वेस्टिंग। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक डिसीजन है, कोई भी ये जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है वो ये लेगा कि वो जो अपना पैसा है वो कितना स्टॉक में डालेगा और कितना बॉन्ड्स में डालेगा और कितना कैश में रखेगा। The most striking thing about Graham's discussion of how to allocate your assets between stock and bond is that he never mentions the word age. That sets his advice firmly against the winds of conventional wisdom, which hold that how much investing risk you out to take depends on how old you are. सो इसके अंदर ये बताया गया है कि ग्रामर ने ये कभी भी मतलब एज के ऊपर मतलब नहीं बोला कि ग्रामर डिस्कशन ये है कि उन्होंने कभी भी एसेट्स है वो एज के ऊपर मेंशन नहीं किया कि आपको इस एज में इतने स्टॉक्स लेने चाहिए, इतने पैसे लगाने चाहिए। और दैट उन्होंने कहा कि फिर आप यंग हो तो फिर आपको जितना हो सके उतना लगाओ स्टॉक्स के अंदर और बॉन्ड्स के अंदर। उन्होंने कभी भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं पे भी। सो जिसकी वजह से उनकी जो एडवाइस थी वो कन्वेंशनल विजडम से बहुत अलग थी। सो अ ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब A traditional rule of thumb was to subtract your age from 100 and invest that percentage of your assets in stock. So एक जनरल रूल ऑफ थंब इन्वेस्टर्स के बीच में ये है कि जो आपकी एज है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 100 से और आप उतना इन्वेस्ट करिए जितना स्टॉक्स में, और वाइल द रेस्ट और इन बॉन्ड्स और कैश, और बाकी सारा पैसा बॉन्ड्स या फिर कैश में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये इसमें कहा गया है। बट like everyone else, these assumptions get overheated in the late 1990s. So ये हर किसी assumption की तरह ये 90s में ये जो assumption है ये overheated हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस पर डिबेट करने लग गए, overheated मतलब टॉपिक बन गया ये। By 1999, a popular book argued that if you are younger than 30, you should put 95% of your money in stock, even if you only had a moderate tolerance for risk. So कुछ लोगों ने 1999 में किसी पॉपुलर बुक में आर्ग्यू करा गया कि अगर आप यंग हो और देन बिफोर 30 आपको अपना जो पैसा है वो 99% स्टॉक्स में लगा देना चाहिए, एंड ओनली मॉडरेट इफ़ यू हैड ओनली अ मॉडरेट टॉलरेंस ऑफ हर रिस्क, अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हो। Unless you have allowed the proponents of this advice to subtract 100 from your IQ, you should be able to tell that something is wrong here. Why should your age determine how much risk you can take? ये इसमें आप अगर आपका अच्छा IQ नहीं है तो फिर तब भी आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको इतना आपकी एज को डिसाइड करे आप कितना रिस्क लोगे। एज डिटरमाइन हाउ मच। एन 89-year-old with $3 billion and ample pension and a gaggle of grandchildren would be foolish to move most of her money in bonds. She already have plenty of income and her grandchildren have decades of investing ahead of the ahead of them have ahead of them. On the other hand, a 25-year-old who is saving for his wedding and a huge house down payment would be out of his mind to put all his money in stocks. तो फिर दूसरी हालात में अगर एक 25 साल का जो लड़का है वो जो अपनी वेडिंग के लिए और एक हाउस डाउन पेमेंट के लिए वो उसका दिमाग ख़राब होगा और उसने अपना सारा पैसा उसने स्टॉक्स में लगा दिया, तो इफ़ द स्टॉक मार्केट टेक्स एन एपिकुलर हाई डाइव he will have no bond income to cover his downside or his backside. अगर उसका जो पैसा है बॉन्ड है अगर वो कवर नहीं कर पाया उसका डाउनसाइड या फिर उसका बैक साइड, तो फिर उसको एक एक्विवलेंट टाइप कुछ होती है वो उसे लेना पड़ेगा। What's more, no matter how young you are, you might suddenly need to yank your money out of stocks not 40 years from now but
40 minutes from now. Without a whiff of warning, you could lose your job, get divorced, become disabled, or suffer who knows what other kind of surprise. The unexpected can strike anyone at any age. Every must have some assets in the riskless haven of cash. Finally, many people stop investing precisely because the stock market goes down. Psychologists have shown that most of us do a very poor job predicting today how we will feel about an emotionally charged event in the future. When stocks are going up to 15 to 20% a year, as it did in 1980s and 1990s, it's easy to imagine that you and your stocks are married for life. But when you watch every dollar you invested getting bashed down to a dime, it's hard to resist bailing out into the safety of bonds and cash. Instead of buying and holding their stock, many people end up buying high, selling low, and holding nothing but their own heads in their hands. Because so because so few investors have the guts to cling to stocks in a falling market. Gramel insists that everyone should keep a minimum of 25% in bond. That cushion, he argues, will give you the courage to keep the rest of your money in stocks even when stocks tank. सो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि 25% जो आपका पैसा है वो आपको हमेशा बॉन्ड में रखना चाहिए, ताकि अगर आपको मतलब लॉस भी हो स्टॉक्स में, तो फिर आपके पास मतलब आप स्टॉक्स में मतलब ज़्यादा घबराओगे नहीं पैसे रखने से. ये इसमें बस इतना है. To get a better feel on how much risk you can take, think about the fundamental circumstances of your life, when they will kick in, when they might change, and how they are likely to affect you need for cash. So आप ये सोचिए आपको आपके किस समय में हो, आपको किस एज पे किस मतलब कब आपकी कैश की ज़रूरत पड़ जाए, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने के बाद. ये चीज़ समझाने की कोशिश करिए. इफ़ यू लाइक दिस लेसन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड लिसनिंग टू मी. एंड अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.